नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी लाइव ब्रेकिंग में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र और मेरे साथ हैं अमलेंदु उपाध्याय। यहां लोकसभा विधानसभा चुनाव में वोट चोरी का मुद्दा अभी हावी है, चल रहा है। इस पर लगातार राजनीतिक टकराव दिखाई पड़ रहा है और चुनाव आयोग गिरा नजर आ रहा है। लेकिन एक और चुनाव में इस समय एनडीए बुरी तरीके से गिरा नजर आ रहा है और वो चुनाव है आगामी 9 सितंबर को होने वाला उपराष्ट्रपति पद का चुनाव। जी हां, उपराष्ट्रपति पद पर जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद ये चुनाव हो रहे हैं। इस चुनाव में एनडीए और इंडिया गठबंधन आमने सामने है। चूंकि लोकसभा और राज्यसभा में दलीय स्थिति इस तरह की है कि बहुत ज्यादा मार्जिन नहीं है एनडीए के पास, यानी भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दलों के पास। दूसरी ओर एनडीए के सहयोगी दलों की ओर से क्रॉस वोटिंग की भी आशंका जताई जा रही है। बीजेपी परेशान है और अगर इस चुनाव में उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में हार हो जाती है तो यह बहुत बड़ा सेटबैक होगा एनडीए के लिए, उस स्थिति में जब कई मोर्चों पर घिरी नजर आ रही है। और यहां इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी जिस तरीके से सक्रिय है और लगातार वो विपक्षी दलों के नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं, अलग अलग राज्यों में जाकर वहां के सांसदों से समर्थन मांग रहे हैं। दूसरी ओर सीपी राधाकृष्णन है एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार, उनको शायद एनडीए के जो संख्या बल है उस पर ज्यादा भरोसा है, उस तरह की उनकी सक्रियता नहीं दिखाई पड़ रही है। कई ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से बी सुदर्शन रेड्डी भारी पड़ते दिखाई पड़ रहे हैं संख्या बल में कम होने के बावजूद एनडीए के उम्मीदवार पर। ताजा तरीन मामला है कि कई राजनीतिक दलों की तरफ से अब ये संभावना जताई जा रही है कि क्रॉस वोटिंग भी हो सकती है और इंडिया गठबंधन का पलड़ा भारी हो सकता है और बी सुदर्शन रेड्डी की जीत भी हो सकती है। ताजा तरीन जो बयान आए हैं उन पर हम लोग बात करेंगे। इसके अलावा वोट चोरी के मुद्दे पर लगातार जो चुनाव आयोग के अलावा सरकार घिरी हुई है, भारतीय जनता पार्टी खासतौर पर घिरी हुई है, इन सभी मुद्दों पर चर्चा होगी अमलेंदु जी। लेकिन जिस तरह से ये सवाल आ रहा है, ये पहले से भी खैर संभावना जताई जा रही थी, क्योंकि मार्जिन इतना कम है कि इसमें कुछ भी हो सकता है, क्रॉस वोटिंग हो सकती है। दूसरी ओर बी सुदर्शन रेड्डी का तेलंगाना से होना, आंध्रा और तेलंगाना के सांसदों का समर्थन एक तरीके से दिखाई पड़ना और जिस तरह से वहां पर नेताओं के, कांग्रेस पार्टी के नेताओं और वहां तेलुगु देशम पार्टी के नेताओं के बीच जो बातचीत हो रही है, मुलाकातें हो रही हैं, बहुत कुछ संकेत दे रही है अमलेंदु जी। हाँ, बहुत कुछ संकेत दे रही है समीर जी। और ये अब उपराष्ट्रपति चुनाव में भारतीय जनता पार्टी काफ़ी ज़्यादा फंसी हुई नज़र आ रही है। और शिवसेना का मुखपत्र है दोपहर का सामना, उसने एक खबर छापी है समीर जी, और हम लोग इस बात की चर्चा लगातार कई दिन से कर रहे हैं। जब से उपराष्ट्रपति चुनाव की घोषणा हुई है तभी से हम लोग चर्चा कर रहे हैं। और ये सामना जो है वो भी वही बात एक तरीके से उसकी पुष्टि करता हुआ लिख रहा है। और वो कह रहा है कि चंद्रबाबू समेत मोदी से नाराज भाजपा के कई सांसद क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं। वो सीधे सीधे चंद्रबाबू नायडू का नाम लेके कह रहा है, यानी उनकी पार्टी के कई सांसद क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं। हाँ, यानी पार्टी लाइन नहीं भी होगी तब भी कई सांसद ऐसे तब भी कई सांसद ऐसे कर सकते हैं। और ये भी उसका कहना है कि जो नीतीश कुमार हैं उनके भी कई सांसद कर सकते हैं क्रॉस वोटिंग पार्टी लाइन से हटकर, और बीजेपी के भी कई सांसद क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं जी। और उसका साफ तौर पर कहना है, उसकी खबर जो भी हम लोग बताएंगे, कि उसका कहना यह कि चूंकि नरेंद्र मोदी के खिलाफ एनडीए में और बीजेपी में अब विद्रोह की स्थिति उत्पन्न हो गई है, तो इसलिए लगता यह है कि बीजेपी के जो उनके विद्रोही लोग हैं उनको ये लगता है कि अगर ये मौका सबसे अच्छा है कि नरेंद्र मोदी से हिसाब किताब चुकता किए जा सकते हैं। क्योंकि नरेंद्र मोदी ने तमाम भाजपा नेताओं का घोर अपमान किया है, चाहे वो राजनाथ सिंह हो, चाहे गडकरी हो, चाहे कोई भी हो, किसी का भी हो, सबका अपमान जो है उन्होंने किया है। और ताजा तरीन मामला तो अमलेंदु जी उपराष्ट्रपति, जो पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का ही है। जगदीप धनखड़ का भी है। और जगदीप धनखड़ के मामले पे तो जो जाट सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनके ऊपर बहुत ज्यादा दबाव है कि वो इस उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में नरेंद्र मोदी के उम्मीदवार को वोट ना करें। और ये दबाव जो है वो जयंत चौधरी के ऊपर भी है। और जयंत चौधरी का एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है कि लोग कह रहे हैं कि भाई मैं तो आपका हुक्म का गुलाम हूं, आप जो तय करोगे मैं वो मानूंगा अपने समर्थकों से, वो कह रहे हैं। तो यानी इसका मतलब दबाव काफी बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो ऐसे में समीर जी, अगर 20 सांसद भी क्रॉस वोटिंग कर देते हैं तो फिर
नरेंद्र मोदी के प्रत्याशी जो है सीपी राधाकृष्णन वो नहीं बनेंगे और बी सुदर्शन रेड्डी उपराष्ट्रपति बन जाएंगे, जो इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हैं। और ऐसा शंकाएं इसलिए भी जताई जा रही है समीर जी, आपको याद होगा कि दिसंबर में वन नेशन वन इलेक्शन पर वोटिंग हुई और उस पर 11 सांसद बीजेपी के और 9 सांसद जो थे वो एनडीए के, वो व्हिप जारी होने के बावजूद अनुपस्थित रहे उस वोटिंग से। और 293 का बहुमत है एनडीए के पास और उसको 269 वोट मिले, यानी 272 से भी 2 कम वोट मिले थे। तो इसलिए ये आशंकाएं बलवती हो गई हैं कि निश्चित तौर पर यह हो सकता है कि हम नरेंद्र मोदी के खिलाफ ये बड़ी चीज चल रही हो और एक क्रॉस वोटिंग भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दल जो है वो करें। ये बिल्कुल इसके क्रॉस वोटिंग की पूरी संभावना दिखाई पड़ रही है और सामना में जो शिवसेना का मुखपत्र है उसमें साफ तौर पर लिखा है, और खास तो ये चर्चाएं लगातार हो रही हैं, लेकिन चूंकि एक अखबार अपने संपादकीय में लिख रहा है अगर, तो ये इसके मायने हैं। और लगातार यहां पर बैठकें भी हो रही हैं आंध्र प्रदेश के नेताओं की, अलग अलग पार्टियों के नेताओं की। ये मामला बी सुदर्शन रेड्डी का मामला जिस तरह से वहां आंध्रा और तेलंगाना के लिए काफी अहम हो गया है, क्षेत्रीयता का भी मामला है। दूसरे बी सुदर्शन रेड्डी का जो प्रोफाइल है वो भी सांसदों को, जो गैर बीजेपी सांसद हैं, उनको खास तौर पर बहुत एक तरीके से लुभा रहा है, क्योंकि राजनीतिक उनका प्रोफाइल नहीं है अभी तक का, उनका बैकग्राउंड जो है। और उधर दूसरी तरफ वो एकदम विशुद्ध रूप से संघ की पृष्ठभूमि से आए सीपी राधाकृष्णन है। जाहिर सी बात है कि ऐसे में एनडीए गठबंधन के घटक दलों के तमाम सांसद और दूसरी ओर बीजेपी में भी ऐसे सांसद जो संघ की पृष्ठभूमि के नहीं है, मजबूरी में या किसी फायदे की वजह से, किसी लाभ की वजह से, लालच की वजह से वो आए हुए हैं, बीजेपी में सांसद बने हुए हैं, लेकिन उनको भी संघ की पृष्ठभूमि के सीधे तौर पर लोगों का ऐसे संवैधानिक पदों पर बैठना ठीक नहीं लगता। तो उनके बीच ये कुलबुलाहट चल रही है कि क्यों न ये मौका है इसमें क्रॉस वोटिंग की जाए। और ये बातें अगर निकल कर आ रही हैं तो कहीं ना कहीं इसके पीछे जरूर कुछ न कुछ हो रहा है। और बी सुदर्शन रेड्डी की, अमलेंदु जी, खासतौर पर देखा जाए तो उनकी सक्रियता बहुत कुछ कह रही है। जिस तरह से वो गैर राजनीतिक पृष्ठभूमि के हैं और सुप्रीम कोर्ट के जज रहे हैं, बहुत सारे महत्वपूर्ण फैसले उन्होंने दिए हैं, और अब लोगों से, राजनीतिक दलों से अलग अलग जाकर अलग अलग राज्यों में मुलाकात कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, अलग अलग राज्यों में जाकर मुलाकात कर रहे हैं और फोन कर रहे हैं। जो विपक्ष के लोग हैं, मतलब जो सत्ता पक्ष में बैठे हुए लोग हैं, उनको भी फोन करना है। उन्होंने जगन मोहन रेड्डी को फोन किया और जगन मोहन रेड्डी से उनकी फोन पर बातचीत हुई। जगन मोहन रेड्डी ने कहा कि मैं चूंकि पहले वचन दे चुका हूं एनडीए को, एनडीए प्रत्याशी को, लेकिन मेरे मन में आपके प्रति काफी ज्यादा श्रद्धा है। तो अब ये श्रद्धा जो है, समझिए वोटों में अगर तब्दील हो गई ये श्रद्धा, तो मोदी जी क्या करेंगे। और इसी तरीके से चंद्रबाबू नायडू के ऊपर काफी ज्यादा दबाव पड़ा हुआ है। और अखबार जो दोपहर का सामना है वो ये साफ तौर पर लिख रहा है कि आंध्र अस्मिता के नाम पर जो है चंद्रबाबू नायडू के 16 सांसद ये क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं। और उसने जो अपनी शुरुआत की है वो ये लिखी है, आप बता सकते हैं। बिल्कुल, वो लोग लिख रहे हैं कि मानसून सत्र के पहले दिन जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के कारण रिक्त हुए उपराष्ट्रपति पद के लिए आगामी 9 सितंबर को वोट डाले जाने हैं। संसद के दोनों सदनों के आंकड़े देखने पर सत्ताधारी एनडीए भले ही अपनी जीत का दावा कर रहा है, पर जानकारों का कहना है कि चुनाव में बड़ा खेला हो सकता है। पीएम मोदी की तानाशाही से नाराज बीजेपी के ही कई सांसद क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं। ऐसे में एनडीए को हार का सामना करना पड़ सकता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं, यही वजह है कि भाजपा को इसके बाद अविश्वास प्रस्ताव का डर सता रहा है। तो ये महत्वपूर्ण, आगे भी हम बताते हैं क्या लिखा हुआ है। एक इसके आगे की भी जो एक संभावना दिख रही है अमलेंदु जी, मुझे लग रहा है कि एनडीए के घटक दलों में भी और बीजेपी में भी बहुत से लोग उस स्थिति की कल्पना कर रहे हैं, केवल विपक्षी दल ही नहीं, क्योंकि 240 सीट पाने के बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो कार्यशैली थी, कुछ दिनों तक ऐसा लगा कि शायद उसमें बदलाव दिखाई पड़ रहा है, लेकिन उसके बाद फिर से उसी पुराने अपने ढर्रे पर वो दिखाई पड़ रहे हैं। हाँ बिल्कुल, वो उसी पुराने ढर्रे पर दिखाई पड़ रहे हैं और इसीलिए उनके खिलाफ जो है वो एक तरीके से कहा जाए कि बढ़ता जा रहा है असंतोष बीजेपी के अंदर भी और एनडीए में भी। और खासतौर से ये जो लाया गया है बिल, जो अब जेपीसी को भेज दिया है, जो 30 दिन वाला, कि 30 दिन में अगर गिरफ्तार रहता है कोई मंत्री या मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री तो उसकी चली जाएगी कुर्सी। इसको तेजस्वी यादव ने साफ तौर पर नाम लेकर कहा कि ये
नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को डराने के लिए ही लाया गया है। तो अब ये समझ में भी आ रहा होगा चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को कि ये मामला हो सकता है, क्योंकि नीतीश कुमार के कई करीबियों पर जो अफसर हैं उन पर ईडी का शिकंजा कसा जा चुका है। चंद्रबाबू नायडू पर कई केसेस चल रहे हैं, चंद्रबाबू नायडू लगभग 9 महीने तक जेल में भी रहकर आ चुके हैं, तो इस तरीके से उन पर कई केसेस हैं। तो ये डराने की हो सकती है। तो ये लगता है कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को भी लगता हो कि अब मोदी जी का से अब छुटकारा पाने का सही समय आ गया है। तो अगर और इसलिए ही इंडिया गठबंधन ने शायद लगता है कि बहुत समझदारी के साथ जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी का नाम रखा है। अब जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी जिस तरीके से बातें कर रहे हैं और जिस तरीके से तमाम वो संपर्क कर रहे हैं, ये साफ तौर पर देखा जा रहा है कि किस तरीके से जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी ने नरेंद्र मोदी की जो राजनीति है उसको जबरदस्त तरीके से चुनौती दी है। एक गैर राजनीतिक व्यक्ति है समीर जी, और उन्होंने तमाम लोगों से बातचीत की है और वो कह रहे हैं कि संविधान बचाने की लड़ाई है, मैं संविधान के लिए काम करता रहा हूं, 53 साल तक मैंने ये काम किया है और अब फिर समय आ गया है, संविधान पे खतरा है, तो मैं संविधान बचाने की लड़ाई में खड़ा हुआ हूं। मैं किसी राजनीतिक दल से नहीं हूं, मेरे सामने जो प्रतिद्वंदी है वो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, बहस करें मुझसे आकर, मैं बहस करने को तैयार हूं। ये हैरानी की बात है, सीपी राधाकृष्णन कहीं किसी से उन्होंने जिसको कहते हैं कि वो कैंपेनिंग करने के लिए अपने लिए जा ही नहीं रहे हैं, और बी सुदर्शन रेड्डी लगातार सक्रिय दिखाई पड़ रहे हैं, इन एनडीए के घटक दलों के नेताओं के यहां भी जा रहे हैं उस पर। और आगे जो सामना में अमलेंदु जी लिख रहे हैं, ये उसके संपादकीय में लिखा गया है कि असल में नंबर गेम में भले ही फिलहाल एनडीए आगे दिख रही है, पर चंद्रबाबू नायडू के 16 लोकसभा सदस्यों के आंध्र अस्मिता के नाम पर इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी को वोट देने की प्रबल संभावना है। इसके अलावा पीएम मोदी से नाराज बीजेपी और एनडीए के ही कई सदस्यों के बारे में कहा जा रहा है कि वे क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं। हाल ही में दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के चुनाव में बीजेपी के ही दो गुटों के बीच चुनाव में गृह मंत्री अमित शाह समर्थित उम्मीदवार संजीव बालियान को बड़ी हार का सामना करना पड़ा था। शाह को मोदी का ही चेहरा माना जाता है, ऐसे में आम चर्चा है कि मोदी और शाह से नाराज बीजेपी के ही कुछ सांसद उपराष्ट्रपति चुनाव में बड़ा खेला कर सकते हैं। इसी डर से मोदी ने अपने सदस्यों के लिए डिनर डिप्लोमेसी की है। बता दें कि एनडीए ने महाराष्ट्र के राज्यपाल रहे सीपी राधाकृष्णन को उम्मीदवार बनाया है, जबकि इंडिया गठबंधन से सुदर्शन रेड्डी मैदान में है। दोनों सदनों की संयुक्त क्षमता को अगर देखें तो वो 786 की है, हालांकि इसमें कई सीटें रिक्त भी है। महत्वपूर्ण बात है अमलेंदु जी कि ये झटका एक बार मिल चुका है। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब वो भले ही कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, लेकिन वहां पर जो सांसद हैं वोट देते हैं उस चुनाव में बीजेपी के ही किस तरह से दो गुटों में हुआ और समर्थन मिला यहां पर दूसरे गुट को। अमित शाह जिसका समर्थन कर रहे थे, पूरी ताकत से लगे हुए थे, वो हार गए, बुरी तरीके से हार गए और राजीव प्रताप रूडी जीत गए। तो ये बहुत कुछ हो रहा है। जो खेला लिख रहे हैं बार बार ये संपादकीय में, तो वास्तव में ये बड़ा खेला होने के आसार दिखाई पड़ रहे हैं। बिल्कुल बड़ा खेला होने के आसार दिखाई पड़ रहे हैं समीर जी, और जो संख्या है सांसदों की, उस संख्या पर गौर करने की आवश्यकता है। वो संख्या है 786 जी। तो ये 786 जो है ये क्या कमाल करता है, ये देखना होगा कि 786 जो है इस पर भी गौर देने मतलब करने की आवश्यकता है। और जो ये लिख रहा है अखबार की साफ तौर पर कि जो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का चुनाव हुआ उसमें मोदी जी और अमित शाह के उम्मीदवार जो थे राजीव प्रताप रूडी, वो बुरी तरीके से हारे। और समीर जी ये संजीव बालियान, हाँ राजीव प्रताप रूडी जीते, संजीव बालियान हारे। और देखने में आया कि बिहार के लोग जो थे वो एकजुट हो गए थे राजीव प्रताप रूडी के लिए, बीजेपी के सांसद भी सब। तो यानी रूडी भी बीजेपी के बीजेपी के ही है। तो इसका मतलब कि अब नरेंद्र मोदी के खिलाफ बीजेपी में एक बड़ी लॉबी अब तैयार हो रही है। तो ये साफ तौर पर समझा जा सकता है। तो हो सकता है इस लॉबी को लगता हो कि नरेंद्र मोदी से हिसाब किताब चुकता करने का समय आ गया है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जिस तरीके से संकेत दे रहे हैं कि वो 17 सितंबर को कुर्सी नहीं छोड़ेंगे 75 का होने पे, तो अब सबको लगने लगा है कि अगर ये व्यक्ति नहीं छोड़ेगा तो किसी का कोई नंबर आएगा ही नहीं। तो ये एक अंदर से चल सकता है, और चूंकि मौका इस समय अच्छा है तो ये हो सकता है। और अगर उपराष्ट्रपति चुनाव में हार हो जाती है मोदी के उम्मीदवार की, तो फिर अविश्वास प्रस्ताव आएगा और फिर लेने के देने पढ़ सकते हैं नरेंद्र मोदी को। जी बिल्कुल। और किस तरीके से जो संख्या बल है 786 उसको बाद में डिटेल में बताया है इसमें संपादकीय में सामना के जो शिवसेना का मुखपत्र है कि लोकसभा में इंडिया गठबंधन में कांग्रेस 110, दो समाजवादी पार्टी 37, टीएमसी यानी तृणमूल कांग्रेस 29, डीएमके 24, शिवसेना 9 और एनसीपी
8 बड़े दल हैं। एनडीए के 293 सदस्यों में बीजेपी 240, टीडीपी 16 और जेडीयू 12 ये बड़े दल हैं। बाकी छोटे छोटे दल हैं जिनके अधिकांश के 1-2 सदस्य हैं। इसी तरह राज्यसभा में कांग्रेस के 27 हैं, डीएमके के 10 हैं, एनसीपी के 4 बड़े दल हैं, जबकि दूसरी तरफ बीजेपी के 96 सदस्य हैं। इंडिया की जीत का गणित यह है कि लोकसभा में यदि इंडिया गठबंधन के पक्ष में चंद्रबाबू नायडू आते हैं और मोदी से नाराज 20 सदस्य क्रॉस वोटिंग करते हैं तो यह संख्या बढ़कर 273 हो जाती है। वहीं एनडीए की संख्या घटकर 257 हो जाएगी। इसी तरह राज्यसभा में एनडीए के 112 सदस्य हैं और इंडिया के 87 सदस्य हैं। अब यदि यहां भी एनडीए के 10 सदस्य क्रॉस वोटिंग करते हैं तो एनडीए को 102 और इंडिया को 97 वोट मिलेंगे। अब दोनों सदनों के वोट मिला दिए जाएं तो इंडिया को 370 और एनडीए को 359 वोट मिलते हैं। इनमें 11 वोटों का अंतर है। यदि राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों में आधे एनडीए को वोट देते हैं तो भी एनडीए की जीत मुश्किल है। सीधे तौर पर जो एक गणित है लोकसभा राज्यसभा का, यानी संसद के दोनों सदनों के सदस्य इसमें वोट करते हैं, तो सदस्य संख्या देखी जाए कि अभी फिलहाल प्राइमा फेसी देखने में लग रहा है कि एनडीए के पास बहुमत है, लेकिन अगर उसमें कुछ 20 सदस्य भी क्रॉस वोटिंग करते हैं और जो सहयोगी दल हैं वो साथ नहीं देते हैं तो फिर मुश्किल हो जाएगी। सहयोगी दलों में यह है कि नीतीश कुमार की पार्टी हो या चिराग पासवान की पार्टी हो, इनके सांसदों के लिए ये संभावना बनती है कि वो न दें, क्योंकि दक्षिण भारत के उम्मीदवार हैं, हालांकि दक्षिण भारत के ही दोनों हैं। और दूसरी तरफ तेलुगु देशम पार्टी के साथ तो ये साफ दिखाई पड़ रहा है कि वहां क्षेत्रीयता हावी होगी। और सबसे बड़ा जो फैक्टर है अमलेंदु जी, सीपी राधाकृष्णन का एक प्योर रूप से, शुद्ध रूप से संघ की पृष्ठभूमि से होना, जो चंद्रबाबू नायडू या फिर वहां दक्षिण भारत के दूसरी पार्टियां या फिर और दो गैर बीजेपी पार्टियां हैं, वो इसको शायद पसंद नहीं कर रही और ये दिखाई भी पड़ रहा है। हाँ बिल्कुल ये दिखाई पड़ रहा है। और गैर एनडीए मतलब गैर बीजेपी पार्टियां जो हैं एनडीए की समझिए, उनमें काफ़ी ज़्यादा अब बेचैनी एक तरीके से देखी जा रही है। और जिस तरीके से बिहार में एनडीए में खलबली मची हुई है और नीतीश कुमार अलग मुंह फुलाए घूम रहे हैं, चिराग पासवान अलग मुंह फुलाए घूम रहे हैं, उससे भी बहुत सारी चीज़ें सामने देखने को मिल रही हैं। और जिस तरीके से नीतीश कुमार को भी लगातार अपमानित किया जा रहा है, उससे लगता यह है कि नीतीश कुमार भी अब हो सकता है कि कोई कदम उठाएं, और नहीं भी उठाते हैं, खुलकर नहीं भी करते हैं, तो अपने सांसदों से ही चुपचाप कहा जा सकता है कि भाई जो आपकी मन में आए वो करो। फिर अंतरात्मा की आवाज पे फिर वोट देने की बात आ जाएगी। तो ये अंतरात्मा अगर जाग गई समझिए 20 लोगों की भी, तो एनडीए का मामला खराब हो जाएगा, ये साफ तौर पर समझा जा सकता है। बिल्कुल एनडीए का मामला क्या होगा ये देखने वाली बात है, लेकिन ये एक बड़ा मुद्दा है और बीजेपी की बेचैनी बढ़ाने वाली, चूंकि इसका असर अगर यहां पर उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में कोई खेला होता है जो कि सामना के संपादकीय में लिखा है और जिसकी संभावना दिख भी रही है, अगर ऐसा होता है तो यह बीजेपी के लिए बड़ा झटका होगा, क्योंकि उसका अगला कदम यह होगा कि फिर अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति भी बन सकती है, क्योंकि तेलुगु देशम पार्टी और जनता दल यूनाइटेड इन्हीं दोनों के ऊपर पूरा दारोमदार है, वो आगे समर्थन देते हैं या नहीं देते हैं। जहां तक नीतीश कुमार का सवाल है, नीतीश कुमार अभी भी इस दुविधा में है कि चुनाव किस तरीके से लड़ा जाएगा। क्या नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री का फेस बनाकर लड़ा जाएगा या फिर बिना किसी चेहरे के लड़ा जाएगा या कुछ और होगा। तो ये अगर ये स्थिति जिस दिन साफ होगी उस दिन एनडीए की असली तस्वीर सामने दिखाई पड़ेगी अमलेंदु जी, ये सबको पता है। हाँ बिल्कुल समझिए, उसी दिन एनडीए की असली तस्वीर मालूम पड़ेगी। और हालांकि प्रधानमंत्री ने 8 सितंबर को एक डिनर बुलाया है, और वो डिनर इसीलिए बुलाया है, ये बताया जा रहा है, जो चर्चाएं चल रही हैं कि प्रधानमंत्री नब्ज टटोलना चाहते हैं कि कोई इसमें जो गायब होते हैं तो उन पर शक जाएगा कि ये जो है गायब हो गए हैं, तो ये गड़बड़ कर सकते हैं। तो उसकी तैयारी के लिए जो है ये डिनर बुलाया गया है। लेकिन लोग डिनर खाकर भी जो है उनकी अंतरात्मा जाग सकती है। तो भाई डिनर खाने के बाद ऐसा थोड़ी, डिनर खाने के बाद जो है किसी की अंतरात्मा नहीं जागेगी और अंतरात्मा बंद हो जाएगी सवाल। और दूसरा ये है कि समझिए इसमें व्हिप जारी नहीं होता है। जी हाँ। और व्हिप जारी होने के बाद 20 सांसद एनडीए के जो है लोकसभा में वो अनुपस्थित रह सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो फिर तो दिक्कत काफी ज्यादा हो जाएगी। तो नरेंद्र मोदी
देखा जाए तो 11 सालों में पहली बार इतने ज़बरदस्त संकट में आकर फंसते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। अब देखना ये है कि 9 सितंबर को क्या होता है। आज चुनाव 9 सितंबर को है, प्रधानमंत्री का जन्मदिन 18 सितंबर को 17 सितंबर को आता है। 8 का आंकड़ा है, तो 9 और 8 का आंकड़ा बड़ा टेला भी बताया जाता है समीर जी। और वैसे भी अमलेंदु जी, अब जो एक अगला हाइड्रोजन बम फूटने वाला है वो ये बताया जा रहा है, जिसकी बात राहुल गांधी ने पटना में की, कि वो हाइड्रोजन बम कहीं अब बेंगलुरु की किसी सीट पर नहीं फूटेगा, बल्कि वो उत्तर प्रदेश की वाराणसी सीट पर फूट सकता है, जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए हैं। क्यों फूट सकता है उसका संकेत दे रहे हैं अजय राय। अजय राय से पटना में बातचीत हमारी भी हुई, तब भी उनका यह कहना था कि आपने खुद ही देखा कि दोपहर के बाद तक पीछे चल रहे थे, लेकिन अचानक वो आगे आ जाते हैं, तो ये सब कहां से हुआ है ये सब हमको पता है। सुन लेते हैं अजय राय को क्या कह रहे हैं और क्यों ये कहा जा रहा है कि जो अगला बम फूटने वाला है वोट चोरी का, वो बनारस से फूटेगा। अजय राय को सुनते हैं। कितने वोट चोरी का है, कितने वोटों को इधर उधर किया, उसी का इनाम उस समय के तत्कालीन जो आयुक्त थे, कमिश्नर थे गौतम शर्मा को दिल्ली के अंदर हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने उनको दिल्ली भेजकर इनाम दिया, उनको पारितोषिक इनाम दिया कि उनको जल आयोग का सीईओ बनाया। यहाँ डीएम थे, कमिश्नर हुए और यहीं फिर दिल्ली चले गए और वहां जाकर केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाकर सीईओ बनकर वहां जल आयोग में। तो ये एक उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं अजय राय, और बता रहे हैं कि किस तरीके से वाराणसी में वोटों का खेल हुआ। अमलेंदु जी, ये दिखाई भी पड़ रहा था उस समय, हम लोग लाइव प्रोग्राम में भी इन सारी चीजों का जिक्र हो रहा था कि लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पीछे चल रहे थे अजय राय से। अजय राय संयुक्त गठबंधन के उम्मीदवार थे, वो आगे बढ़त बनाए हुए थे, लेकिन अचानक कुछ ऐसा होता है कि वहां पर वो चुनाव हार जाते हैं। और उनका कहना है साफ तौर पर कि वहां डीएम जो थे वो पूरी भूमिका उन्होंने निभाई और उनको पुरस्कार दिया गया, सीधे उत्तर प्रदेश से बुलाकर यहां दिल्ली में महत्वपूर्ण पद पर बैठा दिया गया। हाँ बिल्कुल, ये हुआ। उन पर काफ़ी ज़्यादा आरोप लगते रहे हैं वो कौशल राज शर्मा जो हैं, और ये कहा जाता है कि जब शुरू में 6 राउंड तक जो थे आगे चल रहे थे अजय राय, और 6 राउंड के बाद फिर अचानक जो थी वो बंद हो गई सूचनाएं आना कि वाराणसी में क्या चल रहा है, और उसका प्रभाव फिर बाकी जगहों पर भी पड़ा। तो जब सूचना आना बंद हो गई, फिर एकदम से सूचना आई कि साहब नरेंद्र मोदी आगे हो गए, तो ये आरोप लग रहे हैं कि उसमें भी गड़बड़ हुई है। और राहुल गांधी ने जिस तरीके से कहा कि अब हम हाइड्रोजन बम फोड़ेंगे, और ये हाइड्रोजन बम का जो उन्होंने जिक्र किया, तो उसको लेकर ये साफ तौर पर समझाया जा रहा है कि जो लोगों की एक कहा जाए कि फीलिंग है वो ये है कि शायद राहुल गांधी ने वाराणसी में वोट चोरी के बड़े मसले को पकड़ लिए हैं और उसको वो बताएंगे, चूंकि उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे फिर। तो ये जो कहना है नरेंद्र मोदी मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे, इसका मतलब मुंह दिखाने लायक तभी नहीं रहेंगे जब बनारस की कोई बात आएगी। तो हो सकता है कि वाराणसी में नरेंद्र मोदी के खिलाफ कुछ मामला निकल के आ गया हो राहुल गांधी के हाथ में, और उसी को वो करने की बात कर रहे हो। जी बिल्कुल, और वाराणसी में चुनाव के बाद से ही ये चर्चा है, तमाम लोगों की ये चर्चाएं हैं। वहां पर आमतौर पर लोग कहते मिल रहे हैं कि ये पूरी संभावना चुनाव से पहले ही दिख रही थी कि प्रधानमंत्री के लिए ये इस बार का चुनाव उतना आसान नहीं होगा जितना आसान 2014 में या 2019 में था। ये बातें चुनाव से पहले ही, और जब काउंटिंग हो रही थी तब लगातार जब पीछे चलने लगे तो लोगों को ये लग गया कि चुनाव हार सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा का। लेकिन अचानक काउंटिंग के बारे में कुछ पता नहीं होता, कोई खबर नहीं आती है, पत्रकारों को जानकारी नहीं मिलती है, और कुछ घंटों के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां बढ़त बना लेते हैं। तो यह सारा कुछ कैसे हुआ, इस पर सवाल तभी से उठ रहे हैं। और अब जिस तरह से वेरीफाई करके, यानी पूरा इन्वेस्टिगेशन करके रिपोर्ट तैयार की गई थी महादेवपुरा सीट की, बेंगलुरु सेंट्रल सीट पर, उसी तरीके से ऐसा माना जा रहा है कि शायद वाराणसी की सीट का भी पूरी तरीके से इन्वेस्टिगेशन किया गया है, वहां मतदाताओं की जांच की गई है कांग्रेस पार्टी ने अपने उन्हीं सोर्सेस के आधार पर, और वो पूरी सूची तैयार की है जिसका जिक्र राहुल गांधी करेंगे आने वाले दिनों में, और जिसको कह रहे हैं कि ये एक हाइड्रोजन बम होगा। महादेवपुरा की सीट ने बताया कि कैसे एक ही विधानसभा सीट पर 1 लाख से ज्यादा वोट जोड़ दिए गए और वो सारे के सारे वोट एक ही पार्टी को पड़ जाते हैं। अगर वाराणसी में यह खेल
उजागर होता है तो ये फिर प्रधानमंत्री के लिए एक बड़ा संकट होगा। हालांकि मुंह छिपाने की जो बात है, ऐसे तमाम आरोपों को प्रधानमंत्री काफी धैर्यवान है, झेल जाते हैं और कई दूसरे मुद्दे उन सब पर हावी हो जाते हैं। जैसे आजकल प्रधानमंत्री के अपमान का मुद्दा हावी हो गया एक बार फिर। हाँ, प्रधानमंत्री का अपमान काफ़ी ज़्यादा होता रहता है, लेकिन प्रधानमंत्री जो है वो सारा अपमान सहते भी रहते हैं समीर जी। और प्रधानमंत्री का अपमान जो है उनको लगता है कि शायद माँ केवल उन्हीं की है और दूसरे की माँ तो माँ है ही नहीं। प्रधानमंत्री ने तो खुद जो है दूसरों की माँ के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया है। भाई राहुल गांधी की माँ के लिए भी अपशब्दों का इस्तेमाल किया प्रधानमंत्री ने। बिहार विधानसभा में राबड़ी देवी जो तेजस्वी यादव की माँ है, मीसा भारती की माँ है, रोहिणी आचार्य की माँ है, उनके लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया। उनके जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, उन्होंने भले सदन में अपशब्दों का इस्तेमाल किया। तब ना किसी को रोना आया, ना प्रधानमंत्री का दिल जो था वो हुआ। और तब छठी मैया भी याद नहीं आई प्रधानमंत्री को। अब छठी मैया भी प्रधानमंत्री को याद आ रही है। तो ये प्रधानमंत्री का खैर अपना तरीका है किस तरीके से क्या याद आता है। लेकिन अमलेंदु जी, इस मुद्दे का बिहार में कोई असर नहीं दिखाई पड़ रहा है। अभी जब 1 तारीख को वहां पर ये पदयात्रा थी, वहां उन सारे पोस्टरों के ऊपर लगाने की कोशिश की गई, अपमान वाले पोस्टर, लेकिन और हस्ताक्षर अभियान चलाने की भी घोषणा की थी बीजेपी ने, लेकिन उस हस्ताक्षर अभियान से कोई जोड़ने को तैयार नहीं था, ऐसा लगा, क्योंकि वहां पर कुछ दिखाई नहीं पड़ा। तो ये मुद्दा जो है, मुझे नहीं लगता है कि वोट चोरी का जो एक अहम मुद्दा है उस पर इस मुद्दे का कोई प्रभाव पड़ने वाला है। हाँ बिल्कुल, इसका कोई प्रभाव पड़ने वाला भी नहीं है। और कल जो है बीजेपी ने और एनडीए ने बिहार बंद का आह्वान किया है। 12 बजे तक, दोपहर 12 बजे तक वो बंद करेंगे। अब इस बंद से किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। दूसरे लोग बंद करते हैं तो परेशानी होती है, मीडिया में बहस चलने लगती है, बंद से जनता को परेशानी होगी, रैली निकल रही तो जनता को परेशानी होगी। बीजेपी बंद करेगी तो कोई परेशानी नहीं होगी और किसी मीडिया पर यह चर्चा नहीं हो रही है कि बीजेपी बंद कर रही है उससे जनता को परेशानी होगी। बहरहाल वो मीडिया का अपना काम है जो करते रहते हैं समीर जी। लेकिन यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से मुद्दे को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उससे डाइवर्ट हो नहीं पा रहे हैं और मुद्दे प्रधानमंत्री के पास और भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। और उपराष्ट्रपति चुनाव में भी जिस तरीके से बीजेपी फंस गई है, उसमें भी अब बीजेपी के लिए दिक्कतें काफी ज्यादा हो रही हैं। इधर चुनाव आयोग जिस तरीके से मदद करता है भारतीय जनता पार्टी की, और भारतीय जनता पार्टी की मदद को लेकर जो सवाल उठते रहते हैं, अब कल जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं पवन खेड़ा, उनको एक नोटिस इशू कर दिया चुनाव आयोग ने। अब चुनाव आयोग ने जो उस पर नोटिस इशू किया, तो पहले तो पवन खेड़ा ने यही सवाल उठाया कि भाई हम भी यही बात कर रहे हैं कि 2 एपिक नंबर कैसे आए, चुनाव आयोग ने कैसे बना दिए। तो ये तो अगर बीजेपी के अमित मालवीय सवाल उठा रहे हैं तो सवाल तो है, अब चुनाव आयोग को जवाब देना चाहिए। फिर चुनाव आयोग ने जब नोटिस इशू किया तो पवन खेड़ा ने पूछा है कि भाई ये किसकी शिकायत पर या किसकी जानकारी के आधार पर नोटिस इशू किया गया है। और सलमान सोज है, उन्होंने पूछा है कि भाई क्या चुनाव आयोग ने इसी तरीके से और लोगों को भी नोटिस इशू किए। क्या 18,000 नोटिस चुनाव आयोग ने एक ही विधानसभा क्षेत्र में क्या इशू किए, क्या इसी तरीके से ट्विटर हैंडल पर डाले, आखिर क्यों नहीं डाले। तो ये सवाल उठ रहा है। महादेवपुरा सीट में कितने लोगों को किया, हाँ कितने लोगों को किया गया नोटिस, तो ये सवाल उठ रहा है। तो यहाँ आपने शपथ पत्र मांगा किसी से क्या, भाई शपथ पत्र मांगा, जो ज्ञानेश कुमार कह रहे थे शपथ पत्र दीजिए, तो यहाँ शपथ पत्र आया है क्या, कोई शपथ आया है तो किसने शपथ पत्र दिया है वो ये बताया जाए, चुनाव आयोग बताए। उसको लेकर पवन खेड़ा ने इसको लेकर ट्वीट किया है समीर जी। बिल्कुल, पवन खेड़ा ने ट्वीट किया है और पवन खेड़ा लिख रहे हैं कि दिल्ली निर्वाचन आयोग ने मुझे एक नोटिस जारी किया है। ये इस बात की एक और पुष्टि है कि कैसे चुनाव आयोग सत्तारूढ़ सरकार का समर्थन करने के लिए काम करता है। वोट चोरी की हमारी शिकायतों को नजरअंदाज करते हुए चुनाव आयोग विपक्षी सदस्यों के खिलाफ कार्रवाई करने में जुट जाता है। चुनाव आयोग ने महादेवपुरा निर्वाचन क्षेत्र के उन 1 लाख फर्जी मतदाताओं को एक भी नोटिस क्यों नहीं जारी किया, जिनका खुलासा राहुल गांधी ने किया था। हम बिहार चुनाव और अन्य चुनाव प्रक्रियाओं में चुनाव आयोग की गलतियों को उजागर करना बंद नहीं करेंगे, ये पवन खेड़ा लिखा है। और पवन खेड़ा के ऊपर आरोप है कि उनको 2 जगह मतदाता सूची में उनके नाम है, लेकिन पवन खेड़ा कह रहे हैं कि उन्होंने 7-8 साल पहले ही एक जगह से उसको बदलने के लिए आवेदन किया हुआ था, लेकिन वो बदला ही नहीं गया। तो आवेदन करने पर भी बदला नहीं जा रहा है, आवेदन करने पर भी जोड़ा नहीं जा रहा है। लेकिन चुनाव आयोग जब SIR करता है तो एक झटके में 65 लाख लोग बाहर हो जाते हैं और लाखों लोग जो है वो जो मतदाता सूची में जुड़ जाते हैं। इस तरह से मतदाता सूची बन रही है चुनाव आयोग की। अब देखते हैं 8 तारीख को सुप्रीम कोर्ट इसको कैसे लेता है अमलेंदु जी। हाँ, 8 तारीख को सुप्रीम कोर्ट कैसे लेता है इसको देखते हैं। जो सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो साफ तौर पर सख्त आदेश दिए हैं चुनाव आयोग को, और एक तरह से कहा जाए कि उसके जो अधिकार हैं उनको एक तरह से छीन लिया है। चूंकि जो जिला विधिक प्राधिकरण है
जो सहायता करते हैं उनको लिए किया गया है। और ये कहा गया है कि वो अपनी रिपोर्ट जो है वो डिस्ट्रिक्ट जज को देंगे और गोपनीय रिपोर्ट देंगे। तो चुनाव आयोग से बहुत सारी चीजें, उसके अधिकार एक तरह से कहा जाए वो सीज कर दिए हैं चुनाव आयोग ने। ये साफ तौर पर समझ में आता है समीर, तो ये समझा जा सकता है कि ये किस तरीके से है। तो और ये बिल्कुल आप जिस तरीके से देखा जाए समीर जी, ये वोट चोरी का मामला बढ़ रहा है और चुनाव आयोग बुरी तरीके से घिरा हुआ नजर आ रहा है। तो ये साफ समझा जा सकता है कि ये मसला अब काफी बड़ा बनता जा रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ध्यान डाइवर्ट करने के लिए अब ये लेकर आए। अब लोग सवाल पूछ रहे हैं कि भाई जापान चले गए और चीन चले गए तब माँ की याद नहीं आई, लेकिन जैसे ही वहां से लौट कर आए तो यहाँ आपको माँ की याद आ गई। माँ खिलखिलाकर हंस रहे थे, यहाँ के रोने लग गए। तो भाई ये कैसा व्यक्ति है जो विदेश जाता है तो माँ को भूल जाता है, और जहाँ चुनावी राज्य होता है तो वहाँ चुनावी राज्य में इसको माया आ जाती है। तो ये सवाल नरेंद्र मोदी के ऊपर उठ रहे हैं। तो बहरहाल नरेंद्र मोदी हैं तो कुछ भी कर सकते हैं समीर जी, ये देखा जा सकता है। जी बिल्कुल, लेकिन वोट चोरी का जो मुद्दा है, इस मुद्दे से ध्यान डाइवर्ट कराने की कोशिशें कामयाब नहीं हो पा रही हैं, यह बिल्कुल साफ दिखाई पड़ रहा है। चाहे जिस तरीके से, चाहे पटना में पदयात्रा के दिन की कोशिशें की गई हो, चाहे इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खुद कहने से की गई हो, क्योंकि ऐसे तमाम मुद्दे आए हैं जिन पर प्रधानमंत्री की अपनी पार्टियों के आधिकारिक प्रवक्ताओं ने सीधे सीधे डिबेट्स में दूसरी पार्टी के प्रवक्ताओं को गालियां दी हैं, लेकिन उस पर न तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई और न ही प्रधानमंत्री की तरफ से यह भी नहीं कहा गया कि वो दिल से माफ करेंगे। कोई भी बयान नहीं आया था अमलेंदु जी, अभी कुछ ही समय पहले का ही मामला है। हाँ बिल्कुल, अभी कुछ ही समय पहले का मामला है और इस पर कोई भी जो था वो नहीं लिया गया, ये साफ तौर पर समझ में आया। और पवन खेड़ा को जो नोटिस इशू किया गया समीर जी, तो उसको लेकर भी काफ़ी ज़्यादा बहस चल रही है, क्योंकि ये सवाल उठ रहे हैं कि आखिर भाई चुनाव आयोग ने पवन खेड़ा को ही नोटिस क्यों इशू किया। यानी जो विपक्ष के आरोप हैं वो एक तरीके से उनको सच साबित करता हुआ नजर आ रहा है चुनाव आयोग, कि बीजेपी का कोई नेता जो है या कोई साधारण सा कार्यकर्ता भी कुछ ट्वीट कर देगा, उस पर चुनाव आयोग तुरंत नोटिस जारी कर देगा। अनुराग ठाकुर को नोटिस जारी नहीं करेगा, राहुल गांधी से कहेगा शपथ पत्र दो। जी हाँ। पवन खेड़ा ने इसको लेकर कल बात की, अपनी बात कही। पवन खेड़ा ने कल क्या कहा वो भी हम लोग सुन सकते हैं, उनकी बाइट भी है वो हम लोग सुनेंगे। और वो सीधे सीधे यही सवाल उठा रहे हैं पवन खेड़ा कि भाई चुनाव आयोग जो उठाया अमित मालवीय ने, हम भी यही बात उठा रहे हैं, राहुल गांधी भी यही बात उठा रहे हैं कि भाई डबल कैसे एपिक नंबर बने, मतलब लोगों के दो वोट बने हुए हैं। तो ये लेकर सवाल जो उठाए हम लोग पवन खेड़ा को सुन भी सकते हैं। जी बिल्कुल, सुनते हैं पवन खेड़ा क्या कह रहे हैं। लेकिन वोट चोरी का ये मुद्दा एक बड़ा मुद्दा हो गया है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जिस तरीके से बिहार में आम मतदाताओं के बीच ये मुद्दा पहुंच गया है, उससे भारतीय जनता पार्टी की बेचैनी जबरदस्त तरीके से बढ़ी हुई है और वो बेचैनी दिखाई भी पड़ रही है। कैसे वो रिएक्ट कर रही है इन मुद्दों से और कैसे इस मुद्दे से भटकाने की कोशिश भी कर रही है। सुनते हैं पवन खेड़ा को क्या कह रहे हैं। पार्टी सेल के जो प्रमुख हैं अमित मालवीय, वो ट्वीट करके दावा कर रहे हैं कि आपके 2 वोटर आई कार्ड है, और कांग्रेस पार्टी जो तमाम बातें कर रही है इस तरीके की, तो कांग्रेस पार्टी यही तो बातें कर रही है, यही सवाल तो हम उठा रहे हैं चुनाव आयोग की प्रक्रिया को, चुनाव आयोग की कार्यशैली को लेकर। गोली अनुराग ठाकुर हो या अमित मालवीय हो, चलाने की कोशिश करते हैं कांग्रेस पे, लग जाती है वो फिर से चुनाव आयोग को। हम भी चुनाव आयोग से ये जानना चाहते हैं, नंबर 1 ये लिस्ट तमाम बीजेपी वालों के पास है और चुनाव आयोग के पास है। कांग्रेस मांगती रह जाती है, हमें मिलती नहीं। हमें बीजेपी से मालूम पड़ता है कि हमारे नाम कहां कहां हैं। अब बताइए, मैं ये जानना चाहता हूं चुनाव आयोग से, ज्ञानेश गुप्ता से, कि मेरे नाम पे नई दिल्ली विधानसभा में किससे वोट करवा रहे हैं। मैं ये जानना चाहता हूं, मुझे सीसीटीवी फुटेज चाहिए वहां की, ये मेरा नाम वहां अब तक क्यों है। मैं 2016 में वहां से शिफ्ट किया, तब मैंने नाम कटवाने की पूरी प्रक्रिया जो थी वो पालन किया उसका, अभी तक नाम क्यों है। इसी बात को राहुल गांधी 7 अगस्त से आज तक चुनौती दे रहे हैं कि ये चल क्या रहा है चुनाव आयोग में। ये तो चलिए मेरा नाम है तो मेरा नाम, मुझे लगता है, उम्मीद है कि दुरुपयोग कोई नहीं कर पाएगा भाजपा का आदमी, लेकिन इस तरह के सैकड़ों लाखों नाम पूरे हिंदुस्तान में हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में है और उसका दुरुपयोग भी हो रहा है। फिर कहते हैं साहब इसीलिए हम एसआईआर लाए। एसआईआर में क्या रहा है वो आपके सामने, वो इन्हीं त्रुटियों को, इन्हीं गलतियों को कानूनी जामा पहना रहे हैं, उसको लेजिटिमाइज कर रहे हैं। इसीलिए हम एसआईआर जिस तरीके से हो रहा है उस पर भी आपत्ति है। तो अमित मालवीय को कहिए कि ये चुनाव आयोग पर जो आप बार बार ये आरोप लगा रहे हैं, हमारे साथ आकर लगाइए ना, मिलकर शायद आपके माध्यम से हमें भी जवाब मिल जाएंगे। सुबह तो मुझे एक बार लगा कि वो कांग्रेस में आ गए, क्योंकि यही सवाल तो हम उठा रहे हैं।
तो आप अमित मालवीय की इस बात को सिरे से खारिज करते हैं कि ये आपकी जानकारी? मैं कोई खारिज नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं हम भी यही कह रहे हैं, जो वो कह रहे हैं हम भी वही, हमने पहले कहना शुरू किया, अब मजबूरी में वो भी कह रहे हैं कि साहब चुनाव आयोग में गड़बड़ चल रही है। अब हम चुनाव आयोग से पूछते हैं कि मेरा एपिक क्यों नहीं काटा। हम चुनाव आयोग से पूछते हैं क्या मेरी तरह ऐसे लाखों वोट दिल्ली में भी हैं जिनसे आप दुरुपयोग करा के बीजेपी को वोट डलवाते हैं? मैं ये जानना चाहता हूं। सर, इसके अलावा जो एसआईआर को लेके सुप्रीम कोर्ट ने कल कहा, वो तो रोक तो नहीं लगाई, रोक नहीं लगी सुप्रीम कोर्ट के उसके बाद से, लेकिन ये जरूर है कि अब वहां जो है लीगल जो अथॉरिटी है उसको कहा गया है कि वो लोगों को सपोर्ट करे, लोगों को उसमें। तो ये पवन खेड़ा का कहना है कि आरोप लगते हैं बीजेपी पर और उल्टे वो चुनाव आयोग और आरोप लगते हैं कांग्रेस पार्टी पर बीजेपी की तरफ से, लेकिन वो चले जाते हैं सीधे चुनाव आयोग पर और भारतीय जनता पार्टी पर। यानी जो आरोप विपक्ष लगा रहा है उन्हीं की पुष्टि करते हैं। अनुराग ठाकुर का जो मसला है, अमलेंदु जी, अनुराग ठाकुर सीधे तौर पर कह रहे हैं कि कई नेताओं के नाम लेकर कि वो लोग फर्जी तरीके से जीते हैं, यानी चुनाव आयोग को वो भी घेर रहे हैं, बड़ा आरोप लगा रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग ने न तो उनसे साक्ष्य मांगे और न ही उनसे कोई शपथ पत्र मांगा। तो जाहिर सी बात है सवाल तो उठेंगे ही। हाँ, बिल्कुल सवाल उठेंगे, निश्चित तौर पर सवाल उठेंगे समीर जी कि अनुराग ठाकुर से कोई शपथ पत्र नहीं लिया गया। शपथ पत्र जो है भाई पवन खेड़ा को आपने नोटिस इशू किया तो ये किसने आकर दिया, इस पर भी सवाल उठता है। दूसरा एक सवाल ये उठ रहा है समीर जी कि पवन खेड़ा जो है जो उनका नाम जिसको कह रहे हैं कि हमने नाम कटने के लिए दे दिया था, वो नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में था, अरविंद केजरीवाल ने नाम आरोप लगाया था कि उनके विधानसभा क्षेत्र में हजारों सैकड़ों फर्जी वोट जो है वो बढ़ाए गए हैं और असली मतदाता जो है वो काटे गए हैं। तो क्या चुनाव आयोग ने पवन खेड़ा के नाम पे कोई फर्जी खड़ा करके वोटिंग करवा दी? अब ये सवाल भी उठ रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल क्या आरोप लगा चुके नई दिल्ली में काटे गए फर्जी जो है। तो ये अब इस पर घिरा हुआ पूरी तरीके से चुनाव आयोग जो है एकदम नजर आ रहा है समीर जी, ये साफ तौर पर समझा जा सकता है। जी बिल्कुल, और इसको लेकर जिस तरीके से इस मुद्दे को डाइवर्ट करने की कोशिश हो रही है, तो वो मुद्दे भी डाइवर्ट करने की कोशिश के बावजूद जिन मुद्दों को लाया जा रहा है कि उन मुद्दों से लोग डाइवर्ट हो जाएं, वोट चोरी का मुद्दा पीछे चला जाए, लेकिन बीजेपी के वो मुद्दे भी उसी के सिर पर आते दिखाई पड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री के लिए अपशब्द का मामला उठाया गया कि वहां इंडिया गठबंधन की रैली में किसी ने, रैली समाप्त होने के बाद किसी ने आकर वहां अभद्र भाषा में वहां गालियां दी, जो कुछ भी कहा उसका वीडियो वायरल हुआ, उसको एक बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश हो रही है। लेकिन बीजेपी बुरी तरीके से उसमें फंस गई है, क्योंकि अपशब्दों की परंपरा शुरू करने वाली बीजेपी है और सीधे आरोप जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, क्योंकि कई ऐसे उदाहरण हैं जहां उनके बयान बहुत ही आपत्तिजनक रहे हैं। और बीजेपी नेताओं ने तो जो टेलीविजन चैनलों की डिबेट तक में गालियां दी हैं, वो सारे क्लिप्स वीडियो निकालकर अब सामने लाए जा रहे हैं कि आखिर इस पर किसी की भावना आहत नहीं हुई, लेकिन वहां पर किसी फर्जी व्यक्ति ने इस तरह से कह दिया और उस पर भावना आहत हो गई। राष्ट्रीय जनता दल ने तस्वीरों के साथ पोस्ट किया है एक बीजेपी के नेता का, जो प्रधानमंत्री को रिसीव कर रहे हैं एयरपोर्ट पर और प्रधानमंत्री उनसे हंसते हुए मिल रहे हैं। उसको हम लोग देखेंगे भी, आरजेडी का वो ट्वीट, और लिख रहा है, पार्टी का जो आधिकारिक ट्विटर हैंडल है उसमें लिखा गया है कि एक हफ्ता पहले बिहार आए प्रधानमंत्री ने स्वागत के लिए जिस भाजपाई शख्स को बुलाया, उसने सरेआम दलित महिला प्रवक्ता को साड़ी खोल बाजार में घुमा बलात्कार की धमकी दी, लेकिन कोई एंकर मोदी से सवाल नहीं करेगी। नीतीश कुमार के खून को गलत बता उनकी मां का अपमान करने वाले गुजराती प्रधानमंत्री ग्लिसरीन लगाए आंसू बहा बिहारियों को मूर्ख बनाना चाहते हैं। और यह तस्वीर है जो उसमें की गई है, और उस जो नेता है उन्होंने जो कुछ ट्वीट किया था उसको भी पार्टी का जो ये ट्वीट है उसमें लिखा गया है, उसमें इंसर्ट किया गया है। तो बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं अमलेंदु जी। और सुरेंद्र राजपूत जो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता है, कुछ दिन पहले का ही मुद्दा है, कैसे बीजेपी के प्रवक्ता ने उनको सीधे वहां पर गालियां दी। हाँ, उनको गालियां दी। और जब प्रधानमंत्री बोले तो उन्होंने, सुरेंद्र राजपूत ने पहले तो एक पोस्ट लिखा समीर जी सोशल मीडिया एक्स पर, और उसमें उन्होंने लिखा कि प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी थी, उसको पोस्ट करते हुए चिट्ठी लिखी है उन्होंने, प्रधानमंत्री को एक पत्र लिखा है उसको लेकर जो कुछ उनके साथ हुआ, और लिख रहे हैं सुरेंद्र राजपूत कि पूरे 2 महीने से ज्यादा हो गए मेरी मरी हुई मां को गाली दिए हुए, और आपको एक्स पोस्ट से और
और पत्र से अवगत करवाए हुए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई उस प्रवक्ता के खिलाफ, और आज आपने अपनी मां को लेकर वो ही मुद्दा उठा दिया। हम सहमत हैं आपसे, जिसने आपकी मां को गाली दी है वो गिरफ्तार हो गया है, पर जिसने मेरी मां को गाली दी वो अभी भी भाजपा का राष्ट्रीय प्रवक्ता है, ये वो लिख रहे हैं। और उसी समय उन्होंने प्रधानमंत्री को ये पत्र लिखा था, उसको ट्वीट भी किया था। निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री की आंखों के सामने से गुजरा तो होगा ही, और वो वीडियो इतना वायरल है कि वो भी उनके पास पहुंचा होगा, क्योंकि तमाम वायरल वीडियो प्रधानमंत्री के पास पहुंच जाते हैं जिनका जिक्र अपने हिसाब से वो चुनावी भाषणों में करते रहते हैं, लेकिन सुरेंद्र राजपूत का ये पत्र उनके पास नहीं पहुंचा। हाँ। अब वो एक बार फिर याद दिला रहे हैं कि कम से कम अब तो याद कर लीजिए। हाँ, वो याद दिला रहे हैं। और प्रधानमंत्री बस काम ही क्या समझ लीजिए भाई, 18 घंटे सोशल मीडिया पे रील्स तो देखते रहते हैं और ये देखते रहते हैं किसने क्या लिखा, किसने किसको गाली दी, और काम क्या है प्रधानमंत्री के पास। लेकिन उसके बाद भी अगर सुरेंद्र राजपूत का नहीं पहुंचा तो हो सकता नहीं पहुंचा, उनकी निगाह से बच गया हो, लेकिन नहीं पहुंचा तो वो तो टैग कर रहे हैं, तो आपको टैग मालूम होना चाहिए। सुरेंद्र राजपूत ने इसको लेकर अपनी बात भी सोशल मीडिया एक्स पर ही रखी समीजी, और उनकी बाइट भी हम लोग सुन सकते हैं कि सुरेंद्र राजपूत ने क्या कहा। जी बिल्कुल, सुरेंद्र राजपूत सुनते हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं और काफी वोकल प्रवक्ता हैं। एक बार सुनते हैं। बहुत जो डिबेट्स होती हैं उसमें पार्टी का पक्ष बहुत ही एक तार्किक तरीके से वो रखते भी हैं, इसीलिए कई बार बीजेपी के प्रवक्ता उनकी बातों में या उनके सवालों का जवाब नहीं दे पाते हैं। अब ये जिस तरीके से पत्र उन्होंने प्रधानमंत्री को लिखा, प्रधानमंत्री ने कोई संज्ञान नहीं लिया, लेकिन एक बार फिर याद दिला रहे हैं प्रधानमंत्री को कि आपने उस पर भी कोई संज्ञान लिया या नहीं लिया। तो आप प्रधानमंत्री को गालियां देने वाला व्यक्ति तो गिरफ्तार हो गया, लेकिन बीजेपी के नेता जो गालियां दे रहे थे अभी भी प्रवक्ता बने हुए हैं। सुन लेते हैं सुरेंद्र राजपूत को क्या कह रहे हैं। मैं प्रधानमंत्री जी की इस बात से सहमत हूं कि प्रधानमंत्री जी की मरी हुई मां को गाली देना करोड़ों माओं को गाली देना है, और दोषियों के खिलाफ कठोरता से कार्रवाई होनी चाहिए। पर प्रधानमंत्री जी, जैसे आपकी मां है वैसे मेरी भी मां है। मेरी भी मां को, मेरी भी मरी हुई मां को आपके राष्ट्रीय प्रवक्ता ने बहुत नीच, निर्लज्ज और भद्दी गाली दी थी, और वो भी खुलेआम एक बहुत प्रतिष्ठित चैनल पर खुलेआम गाली दी थी। क्या किया आपने उसके खिलाफ? क्या आपने माफी मांगी? जैसे आप राहुल गांधी जी से माफी मंगवाना चाहते हैं, जो कि उस मंच पर नहीं थे, तेजस्वी जी उस मंच पर नहीं थे, छोड़ के जा चुके थे, हमारा कोई कार्यकर्ता था, या हमें तो उम्मीद है कि वो आपका कार्यकर्ता था। आप राहुल गांधी से माफी मांगने के लिए कह रहे हैं। मैंने तो आपको पत्र भी लिखा था, मैंने तो आपको पत्र भी लिखा था। क्या आपने कोई कार्रवाई की भारतीय जनता पार्टी के उस प्रवक्ता के खिलाफ? क्या भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कानून से इम्यून है? क्या आपने एफआईआर की? क्या मेरी मां को गाली देने वाले भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता को आपने पार्टी से हटाया? वो आज भी प्रवक्ता के पद पर है, आज भी चैनल्स पर डिबेट कर रहा है। तो प्रधानमंत्री जी, मेरी मां और आपकी मां बिल्कुल एक है। जैसे आपकी मां को गाली देने से करोड़ों माओं का अपमान हुआ है, ऐसे ही मेरी मां को भी गाली देने से करोड़ों का अपमान हुआ। मुझे उम्मीद है कि आप निर्णायक कार्रवाई करेंगे, दोनों ही केस में निर्णायक कार्रवाई करेंगे। आपकी मां और मेरी मां को अलग अलग नहीं करेंगे, क्योंकि दोनों की मां है करोड़ों माओं का प्रतिनिधित्व करती हैं। इसी उम्मीद के साथ कि प्रधानमंत्री जी कुछ कार्रवाई करेंगे, मैं ये वीडियो आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रहा हूं। तो 2 महीने पहले तो कोई कार्रवाई नहीं की, अब सुरेंद्र राजपूत को उम्मीद है कि शायद अब करेंगे, लेकिन ये वीडियो रिलीज किए हुए भी उनको काफी देर हो गई है और प्रधानमंत्री के पास ये रिमाइंडर भी गया होगा, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है, चर्चा तक नहीं हुई है इसकी। कभी अपने पार्टी के नेताओं को ये कहने की भी कोशिश नहीं की गई कि अभद्रता के साथ बातचीत ना करें। हाँ बिल्कुल, सार्वजनिक मौकों, हाँ बिल्कुल सार्वजनिक मौकों पर। और लेकिन ये अब देखा ये जाएगा समीर जी कि बीजेपी इसको किस तरीके से लेती है, किस तरीके से आगे बढ़ती है। अब कल जिस तरीके से किया गया है, अब ये फोटो खूब वायरल हो रहा है, वो जो राष्ट्रीय जनता दल ने जो ट्वीट किया समीर जी, ये काफी ज्यादा वायरल है, और सुरेंद्र राजपूत की बाइट भी जो है काफी ज्यादा वायरल है। अब ये नेता का इसलिए वायरल हो रहा है अमलेंदु जी, जो बात उन्होंने कही थी हम लोग यहाँ बता नहीं सकते हैं, बहुत ही अभद्र और अश्लील भाषा में ट्वीट भी किया और कहा भी था उन्होंने। हाँ, कहा भी था उन्होंने,
और जो फोक सिंगर हैं, लोक गायिका हैं नेहा सिंह राठौर, उन्होंने भी कल एक अपना वीडियो था वो जारी किया सोशल मीडिया पर, एक्स पर समीर जी, और वो भी काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है। उसमें भी वो सवाल जो है काफ़ी ज़्यादा पूछे हैं, और वो हम लोग वो भी देखेंगे कि नेहा सिंह राठौर ने जो है उस पर प्रधानमंत्री से क्या सवाल किए। लेकिन उससे पहले जो है अलका लांबा जो महिला कांग्रेस की अध्यक्ष हैं, उन्होंने जो है एक ट्वीट किया है अभी थोड़ी देर पहले, वो भी हम लोग सुन सकते हैं कि क्या असली मामला क्या है जो कर रही हैं। जी बिल्कुल, अलका लांबा ने लिखा है कि सावधान, वोट चोर एक बार फिर अपनी मां को आगे रख लोगों को गुमराह कर सत्ता और भावनाओं का खेल खेल रहा है। इससे गिरा हुआ आदमी और काम कोई नहीं हो सकता। इसका एकमात्र मकसद है असल मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाना और अपनी कुर्सी बचाना। मुद्दा एक ही है, संविधान, लोकतंत्र और एक वोट के अधिकार को बचाना, जिससे बाकी सभी अधिकार जुड़े हुए हैं। एक ही गूंज, एक ही नारा, वोट चोर गद्दी छोड़िए, अलका लांबा ने लिखा है, महिला कांग्रेस की अध्यक्ष है। और यही बात हो रही है कि किस तरीके से जरूरी मुद्दे से ध्यान भटकाने की एक कोशिश है। आरोप भी लगे अमलेंदु जी शुरू में कि ये बीजेपी की तरफ से ही प्लांटेड। पवन खेड़ा ने सीधे सीधे उसी दिन कहा था कि ये कोई सी और ने नहीं बल्कि बीजेपी की तरफ से प्लांटेड लोगों ने ये काम किया है। चूंकि उस समय जब ये बात की गई, इस भाषा का इस्तेमाल हुआ, उस समय वहां वो सभा समाप्त हो चुकी थी। जितने नेता थे मंच पर वो काफी देर पहले जा चुके थे। और पिछले दिनों जब कुछ कार्यकर्ता बीजेपी के राहुल गांधी के आगे काले झंडे लेकर पहुंचे तो राहुल गांधी ने उनसे पूछा भी कि भाई गाली दी, लेकिन उस समय किसने गाली दी? मैंने दी, तेजस्वी ने दी, या आरजेडी के किसी नेता ने दी, ये बताओ। तो वो फिर उनके पास कोई जवाब ही नहीं था। हाँ, उनके पास कोई जवाब ही नहीं था। और राहुल गांधी ने बुलाया उस बीजेपी कार्यकर्ता को कि भाई ये बताओ, मैंने गाली दी, मेरे किसी नेता ने गाली दी, मेरी मौजूदगी में गाली दी, ये पूछा, और इसका उसके पास कोई जवाब नहीं था। उसको चॉकलेट दी, फिर वो संगी था, वो दुम दबाकर वहाँ से भाग गया। तो अब ये अब जिस तरीके से बनाने की कोशिश एक तरीके से की जा रही है, तो ये कोशिश कामयाब होती हुई नज़र नहीं आ रही है समीर जी। ये साफ तौर पर देखा जा सकता है कि ये कोशिशें कामयाब होने वाली नहीं हैं। तो अब प्रधानमंत्री इसको किस तरीके से करते हैं ये उनके ऊपर निर्भर करता है, किस उसको लेते हैं। लेकिन ये साफ तौर पर जो विपक्ष कह रहा है, वो उसका कहना यही है कि चूंकि प्रधानमंत्री के पास कोई मुद्दा बचा नहीं है, वोट चोरी का मुद्दा इतना सिर चढ़कर बोल रहा है, इसलिए प्रधानमंत्री अब इसको इस तरफ घुमाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये सवाल भी उठ रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने कल कहा कि ये बिहार का अपमान है। भाई बिहार का अपमान कैसे है? अगर मान लीजिए अपमान भी है तो गुजरात का अपमान होगा, तो कहिए गुजरात का अपमान है, तो बिहार का अपमान कैसे होगा? नीतीश कुमार के लिए जो कुछ कहा गया था उससे बिहार का की इज्जत बढ़ गई थी। यानी अभी भी वो जो 50,000 नाखून में बाल भेजे गए थे, वो अभी भी शायद पड़े होंगे वही गोलडा खाना में, पार्लियामेंट स्ट्रीट पे अभी भी पड़े होंगे, अभी तक वापस नहीं बुलाए हैं जी। तो अभी तक आपने माफी भी नहीं मांगी नीतीश कुमार से उनके डीएनए पर सवाल उठाने के लिए। तो आप नीतीश कुमार की मां को गाली दें, वो बिल्कुल ठीक है ना, वो स्वीकार्य है। आप राहुल गांधी की मां को गाली दें, वो स्वीकार्य है। आप अभिषेक बनर्जी की बुआ को गाली दें, वो भी ठीक है। आप तेजस्वी की मां को गाली दें, वो भी ठीक है। लेकिन आपकी मां को किसी ने गाली दे दी तो वो बिहार का अपमान हो गया। अरे भाई अपमान है तो गुजरात का अपमान होगा, आपका अपमान है, तो इसको इसी तरीके से देखिए। लेकिन चूंकि अलका लांबा ने बहुत सख्त टिप्पणी की है, लेकिन वो टिप्पणी अलका लांबा, बिल्कुल मसला ही अमलेंदु जी बिल्कुल यही है। वो अलका लांबा भी लिख रही है और लगातार ये सोशल मीडिया पे बातें हो रही हैं कि जो असल मुद्दा है उससे ध्यान भटकाने का एक तरीका है, और असल मुद्दा वोट चोरी का है। इसके अलावा भी बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर प्रधानमंत्री सीधे तौर पर गिरे हैं। वो चाहे डोनाल्ड ट्रंप के दावे हो ऑपरेशन सिंदूर को सीज फायर करने के लिए, या फिर जिस तरह से टैरिफ लग रहा है, और चाहे विदेश नीति जो एक डावाडोल स्थिति में दिखाई पड़ रही है, वो बहुत सारे मुद्दे हैं जिस पर घिरे हुए हैं। तो उन सारे मुद्दों से ध्यान कैसे भटकाया जाए, इसका एक तरीका निकाला गया है, लेकिन ये तरीका भी कारगर हो नहीं रहा है। हाँ, ये बिल्कुल 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 आप सही कह रहे हैं कि ये कारगर हो भी नहीं रहा है। और आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से मतलब जो कोशिश की जा रही है, तो ये कोशिश कामयाब होती है किसी भी हाल में सफल नहीं हो रही है जी। अब ये कुछ भी आप कोशिश कर लीजिए, भाई आप कोशिशें आपकी अपनी जगह पे हैं, जाहिर बात है कि आपको मुद्दों की तलाश है। आपसे लोग सवाल ना पूछे वोट चोरी का, आपसे लोग सवाल ना पूछे ट्रंप के टैरिफ का, आपसे लोग सवाल ना पूछे कि आपने 20 साल वहाँ एनडीए की सरकार को हो गए, 11 साल से प्रधानमंत्री हैं, बिहार के लिए आपने क्या किया, तो आप इधर इसको घुमाना चाहते हैं। तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है, लेकिन ये चलने वाला नहीं है समीर जी। ये बिल्कुल ये दिख रहा है कि इस मुद्दे का कोई बहुत असर नहीं है। हालांकि अब कल
बिहार बंद का भी आह्वान किया है भारतीय जनता पार्टी ने। एक चीज और अमलेंदु जी, जो अभी हम थोड़ी देर पहले चर्चा कर रहे थे कि इस मुद्दे पर जब 1 तारीख को वहां पदयात्रा हो रही थी, हस्ताक्षर अभियान चलाने की घोषणा की थी बीजेपी के नेताओं ने, डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी उनमें शामिल थे, इसके अलावा जगह जगह बैनर लगे हुए थे, लेकिन उसमें गठबंधन के घटक दलों के कोई नेता या उनकी तरफ से कोई बैनर पोस्टर नहीं दिखाई पड़ा था। और बिहार बंद के आह्वान में भी कोई घटक दलों का नेता, मुझे नहीं लगता कि कोई किसी ने इसका समर्थन किया हो या उस आह्वान में खुद को शामिल किया हो। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, ये इस तरीके की हो, और बिल्कुल ये आप सही कह रहे हैं समीर जी। लेकिन ये इस पर सवाल काफ़ी ज़्यादा उठ रहे हैं। नेहा सिंह राठौर को भी हम लोग सुन सकते हैं कि उन्होंने क्या कहा था, और उस बाद एक और चर्चा करेंगे कि राहुल गांधी ने एक बड़ी मांग जो है वो क्या की है। समीर जी बिल्कुल सुनते हैं नेहा राठौर को, लोक गायिका हैं, और क्या कह रही हैं इस जो अपमान के मुद्दे को उठाने की कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी। क्या हुआ साहब, आज अपनी माँ की बात आई तो रोना आ रहा है, और जब दूसरों की माँ को जर्सी गाय और 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कह रहे थे तो ठहाके छूट रहे थे। मणिपुर में दूसरों की माताओं बहनों को नंगा करके घुमाया गया, तब कहाँ थे ये आंसू? आपके कार्यकर्ता दूसरों की माँ को बार बाला कहते हैं, उनको आपने आज तक कभी नहीं रोका? क्यों नहीं रोका? आपकी पार्टी के लोग मुझे लाखों की संख्या में गालियां देते हैं। क्या मेरी मां मां नहीं है? क्या उसका सम्मान नहीं है? क्या मैं देश की बेटी नहीं हूं? आप प्रधानमंत्री हैं तो क्या आपकी मां का सम्मान दूसरे देशवासियों की मां के सम्मान से ज्यादा बड़ा हो गया? अरे ये जो फसल आज आप काट रहे हैं, इसके बीज आपने ही बोए थे। दीदी ओ दीदी की हूटिंग परंपरा आपने ही शुरू की थी, ये उसी का नतीजा है। तो रोना धोना बंद कीजिए और अपना गिरेबान झांकिए। देशवासियों को मूर्ख समझना बंद कीजिए। आपके मन में महिलाओं के लिए कितना सम्मान है ये पूरा देश जानता है, तो मेरा मुंह मत खुलवाइए। आप खुद दूसरों की माँ बहन का कितना सम्मान करते हैं? बोलिए, जवाब दीजिए। देश की जनता ने घड़ियाली आंसुओं पर वोट देना बंद कर दिया है। जनता खूब समझ रही है कि आपके ये आंसू वोट चोरी पकड़े जाने के डर से निकल रहे हैं। माताओं बहनों के सम्मान की इतनी ही फिक्र होती तो अमेरिका के एक धमकी पर आप सीज फायर करवाकर भारत माता का अपमान कभी नहीं करते। तो बंद कीजिए ये नाटक। तो ये लगातार ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या, और एक चीज बड़ी महत्वपूर्ण बात अब अमलेंदु जी जब छेड़ा है बीजेपी ने ही, तो उस पर फिर सवाल उठ रहे हैं इसकी शुरुआत कैसे हुई। इससे पहले राजनीतिक के स्तर पर इतने बड़े पदों पर महत्वपूर्ण जगह पर बैठे नेताओं की तरफ से ऐसी बयानबाजी पहले कभी नहीं देखी गई थी, और ये आरोप लग रहे हैं और सच्चाई भी है उसकी शुरुआत ही प्रधानमंत्री की तरफ से हुई है। कई ऐसे मौके रहे हो, बिल्कुल सही बात है, चाहे वो ममता बनर्जी के लिए कहा गया हो, सोनिया गांधी के लिए कहा गया हो, बहुत सारी नेताओं के संसद के भीतर रेणुका चौधरी के लिए कहा गया, संसद के अंदर रेणुका चौधरी के लिए कहा गया, कांग्रेस की विधवा कहा गया, जर्सी गाय कहा गया। तो ये सब किसने कहा? ये इन्हीं सुशोभित प्रधानमंत्री ने कहा, जिनको आज बड़ा तकलीफ हो रहा है। तो ये अब ये ट्रिक चलने वाली नहीं है असल में। ये है समझिए, जैसा पवन खेड़ा का आरोप है कि वो तो बीजेपी का ही कार्यकर्ता था, हमें नहीं मालूम किसका कार्यकर्ता था, कि था भी कि नहीं था, लेकिन कांग्रेस उससे पूछताछ हो, गिरफ्तार हुआ है, पता चले ना वो है कौन। उसकी आइडेंटिटी अब रिवील नहीं हो रही कि कौन है, क्या उसने बयान में कहा 4 दिन होने को है, 5 दिन होने को है, कोई उस पर बात नहीं कर रहा। लेकिन अगर ये आरोप सही है तो ये निश्चित तौर पर सवाल है, तो ये हो सकता है। लेकिन अब ये एक बड़ा मसला है, वो बड़ा मसला ये है समीर जी कि पंजाब में जबरदस्त बाढ़ आई हुई है, उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू कश्मीर में भी बाढ़ है। उत्तराखंड में और हिमाचल में और जम्मू कश्मीर में, तीनों राज्यों में बादल फटने की कई बड़ी घटनाएं हो चुकी हैं, जिनमें काफ़ी ज़्यादा जनहानि और धनहानि दोनों हुई है। इसको लेकर राहुल गांधी ने एक वीडियो जारी करते हुए ट्विटर पर, जो एक्स है, उस पर लिखा है उन्होंने। वो क्या लिखा है वो आप बता सकते हैं? बिल्कुल, इसको एक बाढ़ की कई राज्य बुरी तरह से प्रभावित है। पंजाब में, वहां सभी जिलों में बुरी तरह से बाढ़ आई हुई है। लिख रहे हैं राहुल गांधी की मोदी जी, पंजाब में बाढ़ ने भयंकर तबाही मचाई है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में भी स्थिति बेहद चिंताजनक है। ऐसे मुश्किल समय में आपका ध्यान और केंद्र सरकार की सक्रिय मदद अत्यंत आवश्यक है। हजारों परिवार अपने घर, जीवन और अपनों को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। मैं आग्रह करता हूं कि इन राज्यों के लिए, खासतौर पर किसानों के लिए विशेष राहत पैकेज
स्पेशल रिलीफ पैकेज की तत्काल घोषणा की जाए और राहत एवं बचाव कार्यों को तेज किया जाए। सुन भी लेते हैं राहुल गांधी ने क्या कहा है, अपील की है। और प्रधानमंत्री से ये अपील इसलिए करनी पड़ रही है उनको क्योंकि चीन से वापस आए भी 2-3 दिन हो रहे हैं, वहां पर बिहार, गाली, ये सारी चीजें याद आ रही हैं। लेकिन इतने राज्यों में जो बुरी तरीके से बदहाली है, जनहानि, धनहानि हो रही है, उस पर प्रधानमंत्री का ध्यान नहीं जा रहा है। तो राहुल गांधी ने ध्यान दिलाया है और मदद की अपील भी की है। सुन लेते हैं क्या कहा है राहुल गांधी ने। नमस्कार। पंजाब में बाढ़ के कारण बहुत नुकसान हुआ है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी बहुत बुरी हालत है। बहुत दुख होता है ये देखकर कि लोग अपने बच्चों को, अपने परिवारों को बचाने के लिए इतना संघर्ष कर रहे हैं। मोदी जी, सरकार की जिम्मेदारी लोगों की रक्षा करनी होती है। आप जल्दी से जल्दी इन स्टेट्स के लिए एक स्पेशल रिलीफ पैकेज तैयार कीजिए और लोगों की प्रोटेक्शन कीजिए। धन्यवाद। तो ये राहुल गांधी ने उस अपील की है कि मदद की जाए और स्पेशल रिलीफ पैकेज जारी किए जाए इन राज्यों के लिए जहां बाढ़ आई हुई है और बाढ़ से बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। लाखों लोग विस्थापित हैं, पंजाब में भी, जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, कई राज्यों में बाढ़ का जो प्रकोप है और कई जगहों पर लैंडस्लाइड, बादल फटने की घटनाएं, ये सारी चीजें वहां पर हुई हैं और इसको लेकर उन्होंने एक अपील जारी की है। लेकिन इस अपील पर क्या होता है, चूंकि इस बाढ़ से पीड़ित जो तमाम लोग हैं वो परेशान हो रहे हैं। हालांकि जो बहुत सारे लोग उसमें मदद कर भी रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार की ओर से अभी तक किसी बड़े पैकेज की घोषणा नहीं की गई है बाढ़ प्रभावित राज्यों के लिए। हाँ, किसी बड़े पैकेज की घोषणा नहीं की गई है और इसको लेकर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार नहीं है उनके लिए क्या प्राकृतिक आपदा नहीं है। हालांकि उत्तराखंड में तो बीजेपी की सरकार भी है, वहां भी कुछ नहीं है, तो लेकिन क्यों नहीं, ये सवाल उठ रहे हैं। सारी प्राकृतिक आपदा, गुजरात को ही पैसा क्यों चला जाता है, ये सवाल जो है लगातार उठ रहे हैं। लेकिन इस बीच समीर जी, चलते चलते एक बड़ी खबर ये है कि 1 सितंबर तक चुनाव आयोग लगातार जो था वो जारी करता था डाटा बिहार SIR का। हाँ, कितने आए, इतने आए। लेकिन 1 सितंबर के बाद से चुनाव आयोग खामोश है, क्योंकि 1 सितंबर तक तो चुनाव आयोग ने बताया था कि उस समय सीमा है 1 सितंबर की। उधर कह दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि नहीं, 1 सितंबर के बाद भी जारी रहेगा। तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने के बाद से चुनाव आयोग खामोश क्यों हो गया? आज 3 तारीख हो गई, तो आज तक अभी तक नहीं आया है कि क्या डाटा चुनाव आयोग के पास आया कि नहीं आया, या जो सुप्रीम कोर्ट ने काम छीन लिया चुनाव आयोग से और वहां जिला विधिक न्यायाधिकरण को लगा दिया कि वो काम करेगा, तो इसका सदमा बैठा हुआ है ज्ञानेश कुमार जी को और चुनाव आयोग को। ये आने वाला समय बताएगा कि फिलहाल 1 सितंबर के बाद से चुनाव आयोग वो डाटा जारी नहीं कर रहा कि कितनी आपत्तियां आई और कितनी निस्तारण हुए। जी बिल्कुल, चुनाव आयोग ने डाटा नहीं जारी किया है। चुनाव आयोग भी कई मोर्चों पर अपने ही जाल में फंसा हुआ है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो या फिर राजनीतिक दलों के सामने और कानूनी पछड़े में। यहाँ जो भी सवाल विपक्ष की तरफ से पूछे जा रहे हैं उनके जवाब नहीं दे रहा है, सुप्रीम कोर्ट में भी जवाब नहीं दे रहा है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट में जिस तरीके से देखने में आ रहा है कि जो पूरा वोट चोरी का ये इशू है, मुद्दा है जिसको विपक्ष ने उठाया है, वो अब सुप्रीम कोर्ट के भी समझ में आने लगा है कि वास्तव में ये मुद्दा है क्या और क्यों, इसके पीछे मकसद क्या है, क्या विपक्ष जो आरोप लगा रहा है वो सही है। अमलेंदु जी, महादेवपुरा की जो घटना है वास्तव में वो अपने आप में एक बहुत बड़ा एक कह लीजिए प्रमाण है, मिसाल है, ये बताने के लिए कि क्या कर रहा है चुनाव आयोग और कैसे विपक्ष के आरोपों को खारिज करता है। हाँ बिल्कुल, महादेवपुरा इसका है उदाहरण है। और इस पे अगर एक तरीके से देखा जाए तो चुनाव आयोग कोई मतलब माकूल जवाब जो अभी तक नहीं दे पाया है, सिवाय इसके कि हाथ पैर पटके हैं ज्ञानेश कुमार जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में। इसके अलावा कोई माकूल जवाब जो है वो नहीं आया, तो इसलिए सवाल जो है वो निश्चित तौर पर उठते रहेंगे। जी बिल्कुल, सवाल उठते रहेंगे। और SIR पर बिहार में जिस तरीके से आम जनता के बीच वोट चोरी का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा बन गया है, उसको देखते हुए सरकार भी परेशान है। चुनाव आयोग तो है ही, चुनाव आयोग तो घिरा ही है, क्योंकि चुनाव आयोग और वहां पर भारतीय जनता पार्टी, केंद्र सरकार मिली भगत से वोट चोरी कर रहे हैं और वोट चोरी करके बीजेपी की सरकार बनवा रहे हैं। यह आरोप विपक्ष का है और यह आरोप, इस तरह की बातें बिहार में जन तक पहुंच चुकी हैं। इस यात्रा के दौरान जो 17 अगस्त से लेकर और 1 सितंबर तक बिहार में
यात्रा गुजरी है और तमाम जगहों पर इसको जिस तरह से समर्थन मिला है, तो एक बड़ा मुद्दा बन गया है बिहार में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले। अब 8 सितंबर को जब सुनवाई होगी उसमें चुनाव आयोग अपनी क्या दलीलें देता है और क्या कुछ कहता है, क्योंकि अभी तक इस तरह के आरोप लगातार आ रहे हैं कि किन लोगों को जीवित लोगों को मृत बताकर मतदाता सूची से हटा दिया गया और मृत लोगों को जीवित बताकर मतदाता सूची में डाल दिया गया। एक ही बूथ में ऐसे कई सैकड़ों लोगों के नाम वहां पर कई गांवों में सामने आ रहे हैं। अब देखना है क्या कुछ होता है, लेकिन घिरा हुआ है बुरी तरीके से चुनाव आयोग और इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी। लेकिन जो एक बड़े झटके की आशंका दिखाई पड़ रही है और बीजेपी परेशान दिख रही है, वो तत्काल दिखाई पड़ने वाला है 9 सितंबर को, जब उपराष्ट्रपति पद के लिए मतदान होंगे, चुनाव होगा और जब नतीजे आएंगे। क्या कुछ होगा, रहेगी इन सब खबरों पर हमारी नजरें निगाहें और तमाम खबरों विश्लेषण के लिए आप बने रहिए डीबी लाइव के साथ। फिलहाल इस कार्यक्रम को अब यहीं समाप्त करते हैं। मुझे और अमलेंदु उपाध्याय को दीजिए अनुमति। नमस्कार।